हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो फर्स्ट सेशन में बेटा हमने 1.5 तक फिनिश करे थे, ठीक है। और 1.6 हम स्टार्ट करेंगे। 1.6 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर डाउन एंड आउट लिमिटेड। तो कंपनी का नाम है डाउन एंड आउट लिमिटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डली 4 मार्क्स का। कहता है द शेयर होल्डर्स टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स of rupees 10 each following three things। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे शेयर्स हैं 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं हमारे? 1 लाख शेयर्स हैं। अभी हमारे 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। इसका मतलब टोटल जो है वो 10 लाख रुपए की है। टोटल शेयर होल्डिंग 10 लाख रुपए की है। The shareholder to receive in lieu of their present holding। in lieu of का मतलब है इसके एवज में, यानी कि जो उनकी प्रेजेंट शेयर होल्डिंग है 10 लाख रुपए की, इसके एवज में उनको 3 चीजें नीचे जो दी हुई हैं वो मिल रही हैं। क्या क्या 3 चीजें मिल रही हैं? एक तो वो कहता है उनको दिए जाएंगे न्यू फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10, न्यू फुल्ली पेड ₹10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। वो कहता है एक तो इनको दिया जाएगा एक तो दिया जाएगा इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर कितने दिए जाएंगे? 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। इनकी होल्डिंग कितने की है? 10 लाख की है। अगर मैं 10 लाख का 3/5 कंप्यूट करूं तो वो कितना आता है? 6 लाख आता है। इसका मतलब हम इनको 6 लाख इक्विटी शेयर देंगे। और जो इक्विटी शेयर देंगे वो 10 रुपए का एक शेयर होगा। इसका मतलब है कि हम 60,000 शेयर देंगे और 10 रुपए वाले शेयर देंगे। तो एक तो हमने कहा कि हम आपके 10 लाख के एवज में आपको इक्विटी शेयर देंगे, नंबर 1। और हम आपको क्या देंगे? हम आपको देंगे 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। अब वो कह रहे हैं हम आपको 10% प्रेफरेंस शेयर भी देंगे। बी, हम आपको 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे, लेकिन 10% प्रेफरेंस शेयर कितने देंगे? इक्वल टू 1/5 ऑफ जो न्यू होल्डिंग है। 10 लाख का 1/5 नहीं देंगे। जो हमने पॉइंट नंबर ए में उनको शेयर इश्यू करे 6 लाख, उसका जो 1/5 है उसके बराबर, यानी कि 1/5 ऑफ 6 लाख, डेट इज इक्वल टू 1,20,000। तो हम इनको 1,20,000 1,20,000 रुपए के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे। अब वो क्या कहता है, उसके अलावा हम इनको कुछ और देंगे। क्या देंगे? 40,000 8% डिवेंचर, ₹40,000 8% डिवेंचर। इनको हम 8% डिवेंचर भी देंगे जो कि 40,000 रुपए के दिए हुए हैं। यानी कि 10 लाख के एवज में मैं इनको 3 चीजें दे रहा हूं। और ये जो 3 चीजें दे रहा हूं इनका जो टोटल है 6 लाख प्लस 1,20,000, 7,20,000 प्लस 40,000, कितना हो जाएगा? 7,60,000। तो इसका मतलब 10 लाख के एवज में हमने 7,60,000 रुपीज दिए। जो बच जाएगा वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। जो बैलेंस बच जाएगा वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन में 2,40,000 चला जाएगा। एक तो ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 2 में, एन इश्यू ऑफ 1,00,000 10% फर्स्ट डिवेंचर वॉज मेड एंड अलॉटेड, पेमेंट फॉर द सेम बीइंग रिसीव्ड। सिंपल वर्ड्स में वो कहता है हमने 1 लाख रुपए के डिवेंचर मार्केट में इश्यू करे, तो उसकी सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट, करेक्ट। फिर कहता है गुडविल जो थी 1,40,000 की है उसको हमने राइट ऑफ करना है। और प्लांट एंड मशीनरी जो 2 लाख की है उसको हमने 1,50,000 तक लाना है। इसका मतलब 50,000 से प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करना है। वैसे भी हमारे रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2,40,000 रुपए है। उसमें से मैं 1,40,000 की गुडविल राइट ऑफ करूंगा, 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ करूंगा। और कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो 1,50,000 की है उसको 50,000 से कम करना है, उसको 50,000 से करना है। तो 50,000 से हम उसको कम करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ एंट्रीज में लिखा भी हुआ है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे देखें। इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी वो 10 लाख रुपए की थी। मैंने बताया उनको 3 चीजें दी जा रही है। एक तो उनको इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं 6 लाख के बराबर। ये 6 लाख हमने कैसे कंप्यूट करे? 3/5 ऑफ 10 लाख।
और हम उनको 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, 1/5 ऑफ न्यू होल्डिंग। न्यू होल्डिंग कितनी है? 6 लाख की है, उसका 1/5 के बराबर 1,20,000 के मैंने प्रेफरेंस शेयर दिए, और हमने 8% डिवेंचर दिए 40,000। जो 2,40,000 बच गया उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आप पोस्ट कर देंगे। उसके बाद था कि हमने डिवेंचर 1 लाख रुपए के इश्यू करे, उसकी सिंपल सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अब आपके रिकंस्ट्रक्शन में से 2,40,000 है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,40,000, और 2,40,000 में से आपने गुडविल 1,40,000 की राइट ऑफ करनी है। प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख से घटा के 1,50 तक लाना है, यानी कि 50,000 से राइट ऑफ करना है। और उसके अलावा उसने दिया हुआ था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने 50,000 से कम करना है। ये टोटल 240 के बराबर ही आ रहा है। इस क्वेश्चन में आप सिर्फ एंट्रीज ही पास कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एग्जिट कोई बैलेंस शीट तुम्हें दी नहीं है, तुम कोई बैलेंस शीट बना भी नहीं सकते। 1.7 में क्या कहता है? 1.7 में कहता है द बैलेंस शीट ऑफ लकलेस लिमिटेड। तो लकलेस लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है 31/3/2024 को। अब इसमें तुम्हें जो आइटम्स दिए हुए हैं, एक तो 5,000 इक्विटी शेयर दिए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब 5 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये ऑथराइज्ड भी है, सब्सक्राइब्ड भी है, पेड अप भी है। उसके अलावा उसने कहा 2,500 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपए के 8% प्रेफरेंस शेयर हैं, और ये 2.5 लाख के हैं, तो टोटल 7.5 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके 10 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। इसको आपने राइट ऑफ करना ही करना है, चाहे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो। इज इट क्लियर टू यू? फिर करंट लायबिलिटीज के अंदर एक हेडिंग होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी के अंदर भी एक सब हेडिंग होती है, उसके अंदर लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स तुम्हें दिया हुआ है 3 लाख। सिंपल वर्ड्स में करंट लायबिलिटी एक तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स के रूप में है। उसके अलावा करंट लायबिलिटी के अंदर एक और सब हेडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटी। उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया गया है 2 लाख का, और ट्रेड पेएबल्स दिखाए गए हैं 2,50,000 के। तो ये तो आपकी लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में नॉर्मल आइटम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के रूप में 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के रूप में 1,50,000 और 5,50,000। उसके अलावा गुडविल है जिसमें कि 1 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। फिर ट्रेडमार्क्स हैं, और उसके अलावा 1,50,000। करेक्ट। गुडविल तो हम राइट ऑफ करेंगे, ट्रेडमार्क के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो उसको राइट ऑफ करेंगे। फिर बाकी ये 3 आइटम्स दिए हुए हैं, फिनिश्ड गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल, और लास्ट में कहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप बिना कहे राइट ऑफ करेंगे, यानी कि गुडविल को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो हमने बिना कहे भी राइट ऑफ करना ही करना है। अब उसने कहा द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज फ्रेम्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट एंड ऑल द कंसर्न्ड पार्टीज एंड इम्प्लीमेंटेड। तो सिंपल वर्ड्स पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाई गई, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के तहत कहता है प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटन डाउन टू 25 ईच, इक्विटी शेयर टू 20 ईच। पहला पॉइंट तो यह है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 2,500 शेयर है 100 रुपए के हिसाब से है, तो और जो कि 2.5 लाख के हैं उनको तुमने 25 रुपए तक कर दिया, यानी कि 75 से कम कर दिया। इक्विटी शेयर जो हैं जो कि 100 रुपए के थे उनको तुमने 20 रुपए तक कर दिया। उसके बाद ये जो लाइन लिखी है कि ईच क्लास ऑफ शेयर्स देन टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, इसका क्या मतलब है ये मैं अभी बताऊंगा। फिर कहता है डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख एट ₹2,50,000 इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग and remaining freehold property to be revalued at ₹6 lakh। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इसको पहले मैं थोड़ा सा यहीं पर बता दूं। देखो हमारी कंपनी के इस केस में डिवेंचर्स जो दिए हुए हैं 8% डिवेंचर्स हैं 5 लाख रुपीस के, करेक्ट। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप देख रहे हो 4 लाख रुपए के। डिवेंचर का अमाउंट कितना है? 5 लाख का। डिवेंचर्स तो हैं आपके 5 लाख के, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी जो है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि बैलेंस शीट में थी 4 लाख की गिवन थी, करेक्ट। अब इस लाइन में क्या कहता है कि डिवेंचर होल्डर ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख थी, यानी कि 4 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से 2 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिवेंचर होल्डर्स ने ले ली, लेकिन उनको ये 2 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिवेंचर होल्डर को दी गई 2,50,000 में। तो 2,50,000 में डिवेंचर होल्डर को हमने ये प्रॉपर्टी दे दी, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इन फुल सेटलमेंट दी है, इसलिए कोई गेन नहीं है।
मतलब ये मत सोचना कि 5 लाख के डिवेंचर है, उनको 2.5 लाख का सामान दे दिया तो 2.5 लाख का गेन हो गया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ये पार्ट रीपेमेंट में दी है। पार्ट पेमेंट का मतलब होता है कि अभी पेमेंट जारी है और फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है। इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट में जो 5 लाख के डिवेंचर है उनको 2.5 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिल गई, तो न्यू बैलेंस शीट में डिवेंचर अभी भी 2.5 लाख के आएंगे। तो 4 लाख की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसमें से 2 लाख की प्रॉपर्टी डिवेंचर होल्डर को हमने 2.5 लाख में दे दी, और रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इसका मतलब 2 लाख की अभी हमारे पास पड़ी हुई है। और वो कहता है जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको आंका गया, वैल्यू करा गया 6 लाख पर, यानी कि जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको 6 लाख पर वैल्यू करा गया। यानी कि ये जो पॉइंट है इस पे आपको कितनी एंट्री लिखनी पड़ेगी। एक तो आपको ये एंट्री लिखनी पड़ेगी कि आपकी जो 2 लाख की प्रॉपर्टी है वो 2.5 लाख पर पहुंच गई, यानी कि एक एंट्री तो आपकी होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 50,000 50,000, क्योंकि 2 लाख की चीज 2.5 लाख पर पहुंच गई। एक तो ये एंट्री होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 50,000 से बढ़ाने की। दूसरी एंट्री होगी अब ये जो हिस्सा 2 लाख का 2.5 लाख पे पहुंच गया ये हमने डिवेंचर को दे दिया, तो नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2.5 लाख 2.5 लाख, करेक्ट, क्योंकि 2.5 लाख का सामान दिया है और 2.5 लाख से ही डिवेंचर अभी कम हुए हैं पार्ट रीपेमेंट में। और एक तीसरी एंट्री भी आपको इस पॉइंट में करनी पड़ेगी, जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो 2 लाख से 6 लाख पर पहुंच गई, यानी कि उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी भी एंट्री वही होगी रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। तो 3 एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। बाद में उसने लिखा है लोन फ्रॉम डायरेक्टर टू बी वेव्ड ऑफ इन फुल, यानी कि डायरेक्टर्स का जो भी लोन था उन्होंने पूरा का पूरा लोन छोड़ दिया, सारा का सारा आपको गेन हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और ये कहता है इन्वेंट्री को 50,000 से कम करना है और 12,500 रुपए हमने बैड डेब्ट्स के लिए प्रोवाइड करने हैं। और क्वेश्चन में लिख ही दिया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें राइट ऑफ करना है। मैंने कहा पीएनएल, गुडविल और डेफर्ड तो मैं वैसे भी करता, लेकिन अपने ट्रेडमार्क को इसलिए करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपके सामने कर देता हूं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। तो 1.7 की चर्चा चल रही है, 1.7 को देखें। 1.7 1.7 को समझने के लिए पहले तो मैं क्वेश्चन की शीट अपने सामने रख लूं ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन देखना ना पड़े। 1.7 में पहला आइटम बैलेंस शीट का जो है, अब नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है, कहता है प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमने 25 रुपए के कर दिए, 25 रुपए तक कर दिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले तो आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट पे देखो। पुरानी बैलेंस शीट में आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है पॉइंट नंबर 1 के अंदर भी ये पहली एंट्री है, रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब मैं करूंगा तो मेरी एंट्री जो होगी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,500 हमारे शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, करेक्ट, बैलेंस शीट के मुताबिक। तो 2,50,000 रुपीज की हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब वो कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो मान के चलेंगे रेट ऑफ डिविडेंड वही है। अब जो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी वो 2,500। अब उसने लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हमने कितने तक कर दी, वो कहता है रिटर्न डाउन ₹2.25। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने 25 रुपए तक कर दी। हालांकि ऐसा कम देखने में आता है, इतने हैवी अमाउंट से जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम नहीं होती। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच गई 2,500 इंटू 25 की बच गई, इजंट इट और नॉट। तो 2,500 इंटू 25 तो 62,500। और उसके अलावा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा 2,500 इंटू 75, क्योंकि 75 से ये कम हो गई है। तो 2,500 इंटू 75 में करता हूं तो ये 1,87,500 आ रहा है, 1,87,500। ये तो थी पहली एंट्री। इसी पॉइंट के अंदर उसने लिखा है इक्विटी शेयर्स के बारे में कि इक्विटी शेयर जो है 20 रुपए तक कर दिया गया है। तो इक्विटी शेयर के बारे में एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बैलेंस शीट में तुम्हारी जो इक्विटी शेयर है 5,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख।
अब इक्विटी शेयर जो है 20 रुपए का कर दिया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 20 यानी कि 1 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम हो गई वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। 5000 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे। इसी पॉइंट में उसने अब एक बात और कही। अब वो कहता है जितने भी शेयर हैं हमने उनको 100 रुपए का कर दिया। जितने भी शेयर हैं, क्वेश्चन में लिखा है ईच क्लास ऑफ शेयर, यानी कि दोनों क्लास, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, दोनों क्लास को हमने 100 का कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया? यानी कि पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर 3 एंट्री और जो तीसरी एंट्री में कर रहा हूं इसके अंदर भी मुझे 2 एंट्री करनी पड़ेगी। देखो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होने के बाद 2500 शेयर 62,500 के, करेक्ट। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि अब 2500 इंटू 25 के हिसाब से 62,500 के हैं। अब वो कहता है इन शेयर्स को हमने 100 रुपए का कर दिया है। इसका क्या मतलब हो गया? इसमें कोई गेन तो नहीं हुआ। इसका मतलब पहले तो मेरी पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां कैंसिल हो गई। अब न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 62,500 की थी, 2500 इंटू 25। अब मैंने क्या करा, इन प्रेफरेंस शेयर्स को भी कैंसिल कर दिया, डेबिट कर दिया। क्योंकि अब हमारी कंपनी क्या चाहती है कि हम हर शेयर को 100 रुपए, मतलब जो भी हमारी टोटल शेयर कैपिटल है उसको हम 100 रुपए के शेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं 62,500 को 100 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि शेयर की वैल्यू 25 थी, अब हम शेयर की फेस वैल्यू दोबारा से 100 रुपए की कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे 6250। अब मेरे 625 शेयर्स हो जाएंगे 100 रुपए वाले। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 25 रुपए का जो शेयर है या इस क्लास ऑफ शेयर को मैंने 100 रुपए में तब्दील कर दिया। तो उससे हमें कोई नफा नुकसान तो नहीं हुआ, बस ये हो गया कि हमारे नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम हो गए। करेक्ट, 625। यानी कि पहले अगर आपके पास एक शेयर था 25 रुपए वाला, तो अब आपके पास वो शेयर 100 रुपए का तो हो गया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है वो इन टोटल कम हो जाएंगे। 625 शेयर्स अप हो गए, पहले 2500 शेयर्स थे, लेकिन अब एक शेयर जो है वो 100 रुपए का बना दिया गया है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी तरीके से इसका मतलब इस वक्त मेरी प्रेजेंट कैपिटल जो है अब सिर्फ इतनी है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 625 शेयर्स ऑफ 100 ईच। इसी तरीके से इक्विटी शेयर्स के केस में भी होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, जो नई इक्विटी शेयर कैपिटल थी, अब 5000 इंटू 20 के हिसाब से थी। 5000 इंटू 20 1 लाख की थी, तो इनको भी हमने 100 रुपए के शेयर में तब्दील कर दिया। तो अब जो है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1000 शेयर हो जाएंगे, 100 रुपए का एक शेयर हो जाएगा और 1 लाख रुपए। तो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन ये है कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतनी है। ये था पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 के बारे में, डिवेंचर होल्डर्स ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली। पॉइंट तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं, लेकिन जस्ट मैंने यहां पर लिखा। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में क्या है कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो हमारी एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख की 2.5 लाख पे ले रहे। मैंने बताया था इसके अंदर एक तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। 2 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 2.5 लाख पर पहुंच गई, 50,000 का गेन हो गया। पहले तो एप्रिसिएशन की एंट्री आप करेंगे 50,000 के अमाउंट से। उसके बाद ये जो हिस्सा 2 लाख का 2.5 लाख पे पहुंच गया वो आपने डिवेंचर्स को दे दिया। अब बैलेंस शीट के अंदर आपके जो डिवेंचर्स हैं वो 8% डिवेंचर हैं, 5 लाख के हैं, लेकिन डिवेंचर कम कितने से हो रहे हैं? सिर्फ 2.5 लाख से हो रहे हैं, क्योंकि तुमने उनको ये वाला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा जो 2 लाख का था 2,50,000 में दे दिया। तो डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम 2,50,000 से कम हो रहा है और ये तुमने पार्ट पेमेंट करी है, ये तुमने कोई फुल सेटलमेंट में पेमेंट नहीं करी है। अगर लिखा होता कि मैंने 2.5 लाख का हिस्सा फुल सेटलमेंट में दिया तो मेरी एंट्री होती 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,50,000 एंड टू रिकंस्ट्रक्शन 250, अगर फुल सेटलमेंट में होता, लेकिन यहां फुल सेटलमेंट में नहीं है। तो हमने उनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी 2.5 लाख रुपए की,
तो इसलिए डिवेंचर का जो अमाउंट है वो 2.5 लाख से कम होगा। इसी पॉइंट में एक और एंट्री करनी पड़ेगी। अब जो हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख की बची हुई है वो 2.5 लाख पर एस्टिमेट हुई, उसकी एंट्री होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है अब वो 2 लाख से 6 लाख पर पहुंच गई, तो इसका मतलब 4 लाख का उसमें हमें गेन हो गया। इस तरीके से आप करेंगे। फिर इसने आगे कहा कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स टू बी वेव्ड ऑफ। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के कॉलम में देखो, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन के नीचे मैंने बताया भी था, लिखा हुआ था लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, जो कि 3 लाख का तुम्हें दिया हुआ है। तो डायरेक्टर का लोन वेव ऑफ हो गया, तो डायरेक्टर्स लोन यानी कि डायरेक्टर्स ने कहा भाई हमें लोन का पैसा नहीं चाहिए, तो तुम्हारी ये लायबिलिटी खत्म हो गई। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 3 लाख। तो डायरेक्टर्स का लोन 3 लाख का था, अब वो 0 हो गया, तो तुम्हारे को फायदा हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फिर राइट ऑफ के बारे में, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जितना भी पैसा आपका इकट्ठा हो गया है, अब देखो तुमको टैली मैंने बता दिया किस तरीके से हम उसको कंप्यूट करेंगे। जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है उसको ऐड कर देना, इसमें कहीं डेबिट नहीं हुआ है। तो तुम्हारा आना चाहिए 13,37,500। मैंने करा नहीं, मैंने नेट आंसर देख करके बताया 13,37,500। अब मुझे जो राइट ऑफ करना है, पहले तो डायरेक्शन है कि इन्वेंट्री को 50,000 से राइट ऑफ करना है, तो इन्वेंट्री को आप 50,000 से राइट ऑफ कर दो। इन्वेंट्री को आपने 50,000 से राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद कहता है 12,500 का मुझे प्रोविजन भी बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स D/D डाउटफुल डेट्स, तो 12,500 का मैंने प्रोविजन भी बना दिया। उसके बाद उसने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 लाख का नेगेटिव बैलेंस था, 10 लाख रुपए का नेगेटिव बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था। उसके बाद उसने कहा ट्रेडमार्क्स को भी हमें राइट ऑफ करना है। अब ट्रेडमार्क्स बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर दिए हुए हैं 50,000 रुपए का है। उसके अलावा गुडविल मुझे राइट ऑफ करने के लिए कहा गया है, गुडविल का अमाउंट 1 लाख का है, गुडविल का अमाउंट 1 लाख रुपए का है। उसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे राइट ऑफ करने हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 25,000 के। ये तमाम चीजें राइट ऑफ करने के बाद इसमें कैपिटल रिजर्व आपका आएगा 1 लाख का, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आपका बच जाएगा। वैसे ही मैंने बताया, पूछा तो नहीं है लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि सपोज क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको बनानी होती तो बैलेंस शीट में आप कितना अमाउंट लिखते, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट अगर आप बनाते इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी सबसे पहले आप लिखते 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स में भी आप लिखोगे पहले शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर आप मुझे बताओ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आती अगर आप लिखते। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जब मैंने ये फाइनल एंट्री करी थी ये वाली, तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिर्फ ये वाला बैलेंस है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 62,500 और इक्विटी शेयर्स में ये बैलेंस है, करेक्ट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपकी आएगी 625 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 और 62,500, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो आप लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स हैं, सॉरी 5,000 शेयर्स तो थे, लेकिन अब जो हम लिखेंगे 1,000 शेयर्स लिखेंगे, क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का कर दिया गया है, 1 लाख। तो ये हमारी
कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आती। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम दिया हुआ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट है लॉस अकाउंट है, जाहिर है वो तो अब आएगा नहीं, वो तो राइट ऑफ हो गया है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है जो हमारा एंट्री में आया था रिकंस्ट्रक्शन की, वो 1 लाख का बैलेंस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर इस क्वेश्चन में डिवेंचर्स थे और डिवेंचर 8% डिवेंचर थे, आपने नोट करा था 8% डिवेंचर जो थे 5 लाख के थे। लेकिन मैंने बताया कि जो 8% डिवेंचर हैं अभी भी वो बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, क्योंकि 5 लाख में से केवल 2.5 लाख की पेमेंट हुई है, तो 2.5 लाख की पेमेंट अभी भी हमें करनी है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज हम लिखेंगे, और करंट लायबिलिटी का जहां तक सवाल है, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स था वो तो अब आएगा नहीं क्योंकि वो खत्म हो गया है। बाकी जो बैंक ओवरड्राफ्ट हैं 2 लाख का, वो आप वैसे ही लिख देंगे जैसे था। और ट्रेड पेएबल्स 2,50,000 के, इस तरीके से आपकी ये लायबिलिटी साइड के आइटम्स आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा नेक्स्ट है एसेट्स, सेकंड एसेट। एसेट साइड में पहला आइटम जो होगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर भी हम पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी हम टेंजिबल लिखते हैं। अब टेंजिबल के अंदर इस क्वेश्चन में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तुम्हें दी हुई है। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किस वैल्यू पर आएगी? आपके पास 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसमें से 2 लाख की तो आपने दे दी, आपके पास 2 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बची थी और उसकी वैल्यू 6 लाख पर पहुंच गई, तो इसलिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 6 लाख की वैल्यू पर आएगी। प्लांट एंड मशीनरी जो कि 1,50,000 की थी, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 ही आएगी। उसके अलावा फिर जो इंटेंजिबल आइटम्स हैं, गुडविल और ट्रेडमार्क्स, वो दोनों खत्म हो गए, वो नहीं आएगा। उसके अलावा करंट एसेट्स आप लिखेंगे, और करंट एसेट्स के अंदर पहला आइटम है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री 1,50,000 की है तो सही, लेकिन तुमने उसको 50,000 से कम कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो 1 लाख रुपए बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। ट्रेड रिसेवेबल, डेटर्स आपके 1,25,000 के थे, लेकिन 12,500 का आपने प्रोविजन बनाया उनके खिलाफ, तो 1,25,000 में से मैं 12,500 माइनस कर दूं तो 1,12,500 की फिगर बैलेंस शीट में आएगी। और फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो खत्म हो गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आप जो है अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो उसके अलावा अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये तो था आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 को फिनिश अप करने के बाद तो अब इस चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, और अब हम थोड़ा से स्ट्रांग लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब स्ट्रांग लेवल पे बढ़ने के लिए पहले तो सेक्शन 1 का 2.1 क्वेश्चन आप देखें। 2.1 में वो क्या कहता है? कहता है बैलेंस शीट ऑफ कम फाइनेंस है लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है कि कम फाइनेंस है लिमिटेड, करेक्ट? तुम्हें दिया हुआ है ऑथराइज्ड एंड इश्यूड शेयर कैपिटल, ये ऑथराइज्ड भी है और इश्यूड भी है। 12,007% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 50 ईच। कंपनी के 12,000 शेयर हैं प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है अगर इन प्रेफरेंस शेयर पे इस साल डिविडेंड हमने नहीं दिया तो अगले साल वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। 7% और एक शेयर 50 का है, और बाहर के कॉलम में मैंने 6 लाख रुपए लिखे हुए। अब उसके बाद ब्रैकेट में उन्होंने एक चीज लिखी है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर। एक्चुअली भले ही ये बैलेंस शीट में लिखी है, लेकिन हमने प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट बैलेंस शीट के कॉलम में नहीं लिखा है। ये जो 6 लाख है ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड बेसिकली हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर ब्रैकेट में भी लिख दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है।
प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कभी भी हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं देख सकते। इज इट क्लियर टू यू? उसने हमें ये बताया कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पिछले 5 सालों का हमने पे करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर लास्ट 5 ईयर। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या रेपरकेशन होगा, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। फिर कह रहा है 15,000 इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर 50 रुपए का है। प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों जो शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू 50 की है, 7,50,000 मिला करके तुम्हें 13,50,000 की शेयर कैपिटल दी है। उसके बाद लोन का अमाउंट दिया हुआ है 5,73,000। लोन के अमाउंट के बाद फिर क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेड पेबल 2,07,000 के हैं और अदर लायबिलिटीज तुम्हें 35,000 की दी हुई है। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर बिल्डिंग्स दिया हुआ है। अब बिल्डिंग में लिखा हुआ है बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये कोई नई लाइन नहीं है। बैलेंस शीट में जो भी टेंजिबल आइटम्स नजर हमें आते हैं वो हमेशा कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन ही होते हैं। इसी तरह प्लांट भी हमें 2,68,000 का दिया है। उसके अलावा हमें ट्रेडमार्क्स दिए हुए हैं, इस आइटम का हमें ख्याल करना है, और ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल सॉरी। और उसके बाद करंट एसेट्स फिर हमारे सामने मौजूद हैं। अब जहां तक करंट एसेट्स का सवाल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेवेबल है। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हें एसेट साइड में दिया हुआ है। एसेट साइड का मतलब ये लॉस है, क्योंकि एसेट का मतलब है डेबिट बैलेंस, करेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडमार्क एंड गुडविल क्योंकि इकट्ठे दिए हैं तो अब की बार तो इनको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पहले क्या कहता है वो भी समझ लिया जाए। वो कहता है कंपनी इज नाउ अर्निंग प्रॉफिट्स। वैसे तो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन वो कहता है शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की थोड़ी कमी है, तो कंपनी ने स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपनाई। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को जब हमने अपनाया तो हमने क्या करा, वो कहते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹2.5। कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स ने डिसाइड करा कि, या कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि जो इक्विटी शेयर 50 रुपए का है उसको ₹2.5 का कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए? बाय कैंसलिंग 47.5 पर जीरो। वैसे ये लाइन ना भी लिखी हो तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है, क्योंकि अगर 50 रुपए का शेयर मैं ₹2.5 का कर रहा हूं तो इसका मतलब 47.50 हम कैंसिल कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में जो हमारी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमने इक्विटी शेयर होल्डर का जो अमाउंट है वो जो 50 रुपए का हमें दिया हुआ था उसको घटा करके हमने ₹2.5 का कर दिया। एक तो इसमें ये पॉइंट है, करेक्ट। आगे कहते हैं दे का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। ना सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स इस बात पे एग्री हुए कि हम अपना शेयर 47.50 से कम कर देंगे, यानी कि ₹2.5 का कम करेंगे, उन्होंने इस बात पर भी हामी भरी कि हम कंपनी को और पैसा देंगे। कैसे देंगे? दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 शेयर। प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि हम आपकी कंपनी के 3 शेयर और खरीद लेंगे, यानी कि पहले तो हमने उनका शेयर 47.50 से कम करा और उसके बाद हमने हर एक शेयर होल्डर को 3 शेयर और इश्यू कर दिए, तो कंपनी के पास और पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसकी सिंपल एंट्री होगी, करेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक तो ये दिया हुआ है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर हैव एग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। अब ये जो लाइन है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच plus 6 new equity shares of 2.5 each, all credited as fully paid। इस लाइन के बारे में मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो वो डिस्कशन मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा आगे, लेकिन यहां पर अभी मैं ये बता दूं, तुमने देखा बैलेंस शीट पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी। वैसे वो इंफॉर्मेशन जनरली बैलेंस शीट के नीचे दी जाती है बाय वे ऑफ नोट। वो भी एक तरीके का नोट है। आजकल एक ट्रेंड है कि उसको बैलेंस शीट के अंदर ब्रैकेट में भी दिखाया जा सकता है। तो वो कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पिछले 5 सालों से एरियर में था। एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी के ऊपर ये रहम करा कि इन्होंने अपना प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल कर दिया। उसका क्या करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने यह भी कहा, उन्होंने कहा भाई हम एक तो अपना डिविडेंड कैंसिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें जो है हर एक शेयर होल्डर को आप 4 नए प्रेफरेंस शेयर दे दो ₹10 वाले।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा कि अभी जो हमारे पास एक शेयर है उसके बदले में आप हमें 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर दे दो, लेकिन जो नए प्रेफरेंस शेयर हैं वो 5% तो हैं लेकिन 10 रुपए का शेयर होगा, और प्लस हमें 6 न्यू इक्विटी शेयर दे दो जो कि 2.5 रुपए वाले हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड कैंसिल करा, नंबर 1, और प्रत्येक शेयर होल्डर को हम 4 नए प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं और प्रत्येक शेयर होल्डर को हम 6 नए इक्विटी शेयर भी देंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले देंगे, इक्विटी शेयर 2.5 रुपए वाले देंगे। उसके अलावा इस लाइन में कहता है लेंडर्स टू द कंपनी फॉर ₹1,50,000 हैव एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference shares of 10 each and 12,000 new equity shares of ₹2.5 each। अब बैलेंस शीट में आपने देखा कि लोन का एक अमाउंट दिया हुआ था 5,73,000 का, ये 5,73,000 का दिया हुआ है। इसमें से 1,50,000 के जो लेंडर्स हैं, 1,50,000 के जो लेंडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारा ये जो लोन है ना आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इस लोन के एवज में आप हमें कुछ प्रेफरेंस शेयर्स दे दो और कुछ हमें इक्विटी शेयर्स दे दो। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने कितने प्रेफरेंस शेयर दिए, 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर दिए। जो न्यू प्रेफरेंस शेयर हैं 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी कि हमने इनको 12,000 नए प्रेफरेंस शेयर दिए और नया प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला है, और कहता है कि हमने इनको कुछ इक्विटी शेयर्स भी दिए, 12,000 नए इक्विटी शेयर भी दिए 2.5 रुपए वाले। तो इन लेंडर्स ने कहा 5,73,000 में से 1,50,000 के जो लेंडर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा लोन शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, कुछ हमें प्रेफरेंस शेयर दे दो, 12,000 प्रेफरेंस शेयर दे दो 10 रुपए वाले, और 12,000 इक्विटी शेयर दे दो, क्योंकि एक इक्विटी शेयर अब 2.5 रुपए का है तो 2.5 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा इस पॉइंट में कहता है डायरेक्टर्स हैव एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। वैसे तो ये तुम्हें सिर्फ वैसे ही दिया हुआ है, इस लाइन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि डायरेक्टर्स ने, इस कंपनी के डायरेक्टर ने इसी कंपनी के 40,000 शेयर 2.5 रुपए वाले खरीद दिए। इसका मतलब है कि हमने तो कंपनी के एंगल से देखना है ना, इसका मतलब कंपनी के जो है 40,000 शेयर बिक गए, सब्सक्राइब हो गए, तो सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन पॉइंट ये जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब्ड बाय देम अंडर ए अबव। आपको मालूम है कि पॉइंट नंबर ए में या फर्स्ट इंफॉर्मेशन में भी कुछ शेयर जो है खरीदे जा रहे थे। वो कहता है अगर डायरेक्टर ने पॉइंट नंबर ए में कुछ शेयर खरीदे तो उसके अलावा हमने 40,000 शेयर और खरीदे। सिंपल वर्ड्स में यहां पर 40,000 शेयर इश्यू हो रहे हैं, 2.5 रुपए के हिसाब से उसकी एंट्री होगी। अब वो क्या कहता है, ऑफ द कैश रिसीव्ड, जो भी कंपनी ने नए शेयर इश्यू करे, याद रखें कंपनी ने नए शेयर एक तो पॉइंट नंबर ए में भी इश्यू करे और पॉइंट नंबर इस पॉइंट पे भी उन्होंने शेयर इश्यू करे। तो जो भी शेयर इश्यू कर करके हमें कैश मिला है, कैश रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, जितना भी कैश मिला है, कहता है उसमें से 2 लाख रुपए का हमने लोन जो है चुका दिया। अब मैंने बताया अभी अभी आपको कि हमारा लोन 5,73,000 का था। इस 5,73,000 में से 1,50,000 का लोन तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि उसको हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो लोन बच गया था, अगर मैं 5,73,000 में से माइनस करूं तो ये कितना बचेगा, 573 में से 150 अगर मैं माइनस करता हूं, 573 माइनस 150, तो ये 4,23,000 का लोन अभी भी बचा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है नीचे, कहता है जो भी हमें कैश मिला इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर करके, उसमें से हमने 2 लाख रुपए यूज कर लिए लोन को चुकाने में, यानी कि 4,23,000 का जो लोन बचा था उसमें से भी हमने 2 लाख रुपए का लोन और खत्म कर दिया, उनको हमने सीधा कैश दे दिया। इसका मतलब इस 4,23,000 में से 2 लाख का लोन और पे हो गया, तो 2,23,000 का लोन जो बच गया वही न्यू बैलेंस शीट के अंदर आएगा, करेक्ट। फिर उसने बताया द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड, यानी कि जो भी आपके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस है, कहता है उसका आप इस्तेमाल करेंगे डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करने में, और 35,000 आप राइट ऑफ करेंगे प्लांट। उसके बाद उसने कहा कि कुछ भी बैलेंस बच जाता है
तो उस बैलेंस का यूज आप करेंगे ट्रेडमार्क्स और गुडविल को राइट ऑफ करने में। यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा पहले मैं पीएनएल राइट ऑफ करूंगा, फिर 35,000 का मैं प्लांट राइट ऑफ करूंगा, जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस का मैं इस्तेमाल करूंगा गुडविल को राइट ऑफ करने में। कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में यह दिया हो सकता है, हालांकि इस लाइन का कोई यूज नहीं होगा। वो कहता है the nominal capital as reduced is to be increased to 6,50,000 for preference share capital and 7,50,000 for equity share capital। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी वो कहते हैं 6,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तो 6,50,000 की होगी और इक्विटी शेयर कैपिटल की 7.5 लाख की होगी। लेकिन इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक्चुअली ऐसा क्यों करा जाता है? होता क्या है कि जैसे मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाई और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाने के बाद तुमने देखा क्या होता है, हमारी शेयर कैपिटल कम हो जाती है। अगर हम इस तरह का डिसीजन नहीं लेंगे तो जितने पर हमारी शेयर कैपिटल आ गई है वही हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल हो जाएगी। यानी कि फ्यूचर में मैं और शेयर अगर इश्यू करना भी चाहूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए जनरली कंपनी क्या करती हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के तहत इस तरह का डिसीजन भी ले लेती हैं कि भाई हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी इतनी होगी, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कभी शेयर्स इश्यू करने पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। हालांकि मैंने कहा इसका कोई यूज नहीं होगा, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, जाहिर है कि अब मुझे इसको आपको कराना पड़ेगा, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को 2-3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। लीजिए जी, तो क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे पहले क्वेश्चन की शीट भी अपने पास रखनी पड़ती है, क्योंकि बार बार फिर देखना पॉसिबल नहीं होता क्वेश्चन को। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 1.7 तो हमने कर लिया। 2.1 लीजिए जी, 2.1 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में सबसे पहले तो जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है, पेज नंबर फिर इधर उधर हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। एक सेकंड रुकें, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है वही वाला पेज नहीं मिल रहा मुझे बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा ऐसे तो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकें, जस्ट गिव मी 1 मिनट ऑफ टाइम, नहीं तो क्या होगा मुझे बार बार ऐसे ना स्लाइड करना पड़ेगा, जो कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। पेज नंबर, चलो नहीं है तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, और क्या करें, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो शीट नहीं मिल पा रही। ठीक है, अब नहीं मिल पा रही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। 13 और मेरे पास एक पेज भी इसमें मिस है। खैर कोई बात नहीं, चलो अब जो हो गया सो हो गया, फिर क्या करें। अब मुझे इसी क्वेश्चन को बार बार ऊपर नीचे फ्लिप करके बताना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बस ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक सेकंड के लिए मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन भी नजर आ जाए, क्योंकि अगर मैं व्यू कम करूंगा तो फिर तुमको नजर नहीं आएगा। चलो मेरे लिए इतना काफी है वैसे, ठीक है, इतनी स्पेस पे हम कर ही लेंगे, कोशिश करते हैं करने की। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। अब यहां से स्टार्ट है तो 2.1। अब 2.1 में नीचे की, अब मैंने कहा ना ये बार बार फ्लिप थ्रू करना पड़ता है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, द इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर विल बी रिड्यूस्ड टू ₹2.50। कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इस बात पर हामी भरी कि हम अपना शेयर जो ₹50 वाला है ₹2.50 का कर देंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर हम देखें तो 15,000 इक्विटी शेयर है। तो मेरी पहली एंट्री जो होगी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा स्पेस को बचाने के लिए मैंने एंट्री यहां से स्टार्ट करी, ठीक है। तो पहली एंट्री जो होगी, और पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये फर्स्ट एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जैसा कि आप देख रहे हो 15,000 शेयर हमारे पास है, और एक शेयर जो है वो ₹50 का है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी तरीके का। 7.5 लाख रुपए की कैपिटल आपकी दी हुई है।
7,50,000, 7,50,000, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरे 15,000 शेयर्स थे, एक शेयर कितने तक आ गया, 2.50 तक आ गया। 15,000 इंटू 2.50 कितना आ जाएगा, 37,500 शायद आएगा, अभी मैं चेक भी कर लूंगा। और उसके अलावा फिर हम लिखेंगे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, दैट इज 15,000 इंटू 47.50। 47.50 से ये कम हो गया, 7,12,500 आना चाहिए, लेकिन मैं चेक कर लूं। 15,000 इंटू 47.50 दैट इज 7,12,500। ये तो हो गया इक्विटी शेयर को कम करने की एंट्री। अब कम करने के बाद जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था, डायरेक्टर्स ने, यानी कि दे हैव ऑल्सो एग्रीड का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने यह भी कहा कि हम हर एक इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा, यानी कि प्रत्येक शेयर होल्डर ने कहा कि हमारे पास एक शेयर है, उसके बदले में हम 3 और शेयर खरीद लेंगे। दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर थ्री इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। अगर मैंने आपकी कंपनी का एक शेयर खरीदा है तो मैं 3 और शेयर खरीदने के लिए तैयार हूं। यानी कि पॉइंट नंबर ए में आपका एंट्री नंबर बी क्या होगी, एंट्री नंबर बी तो सिंपल ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहां पर हमारे 15,000 शेयर होल्डर्स हैं, हर एक शेयर होल्डर्स ने कहा डिवाइडेड बाय 1, हर एक ने कहा कि हम 3 और नए शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं, इनटू 3, और एक शेयर की वैल्यू अब ₹2.5 की है। तो इस तरीके से कितने शेयर और इश्यू हो गए, 15,000 इंटू 3, 45,000 शेयर और इश्यू हो गए ₹2.5 वाले, तो डेट इज इक्वल टू 1,12,500। ये एंट्री आपकी जो हो जाएगी 1,12,500 से हो जाएगी, 1,12,500 से। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। लो जी, थोड़ा सा स्पेस मैंने और बना ली। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1 की एंट्री। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये एक बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा समझने की कोशिश करो। पहले तो मुझे ये बताओ, पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए पहले तो मुझे ये बताओ, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर कितना है? टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर अगर मैं कंप्यूट करूं तो वो कितना आएगा? कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर आप कंप्यूट करेंगे तो हमेशा एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे करेंगे। उसके लिए आप अपनी बैलेंस शीट को देखो, और बैलेंस शीट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो 12,000 प्रेफरेंस शेयर है और 7% प्रेफरेंस शेयर है। तो 7% ऑफ, और आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12,000 शेयर ऑफ 50 के हिसाब से 6 लाख रुपए की है। जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख, क्योंकि डिविडेंड जो एरियर में रहा होगा वो तो इसी कैपिटल के हिसाब से रहा होगा। ये तो हो गया आपका 1 साल का डिविडेंड, और कहता है पिछले 5 साल से डिविडेंड एरियर्स में पड़ा हुआ है, पिछले 5 साल से डिविडेंड एरियर में पड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुने, अब मैं इसको कंप्यूट करूंगा तो 6 लाख इंटू 7% इंटू 5 ईयर्स, ये आ रहा है 2,10,000 का। यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 5 साल का जो एरियर्स में है वो 2,10,000 का है। पिछले 5 ईयर से हमारी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी कंपनी की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं चल रही होगी, तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में 2,10,000 का पड़ा हुआ है। अब ध्यान से पहले मेरी बात को सुने प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में। देखो, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, जैसे मेरी कंपनी ने मान लेते हैं 10,000 शेयर इशू करे, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए के शेयर इशू करें। जब मैं 1 लाख रुपए के शेयर इशू करूंगा तो 2 चीजें होंगी, एक तो हमारे पास कैश आएगा 1 लाख रुपए का, और ऑपोजिट साइड पे हम शेयर कैपिटल लिख देंगे 1 लाख रुपए, करेक्ट। यानी कि यहां पर जब मैंने ये शेयर इशू करे तो बदले में कुछ मेरे पास आया, यानी कि ये जो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है इसके बदले में कुछ हमारे पास आया है। इज इट क्लियर टू यू?
अब मान लेते हैं कि इन शेयर होल्डर का डिविडेंड 10% है, 10,000 रुपए का डिविडेंड मैंने इनको पे करना है। अब ये जो 10,000 मैं इनको पे कर रहा हूं, वैसे तो मैंने जब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी 1 लाख रुपए की, तो इसका मतलब हमारी कंपनी ने इनको लॉजिकली 1 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि हमने जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे 1 लाख के, तो हमने एक तरीके से इनसे कैश लिया 1 लाख का, अल्टीमेटली हमें इनको वापस भी तो करना होता है या नहीं करना होता? करना होता है। अब जो डिविडेंड मैं दे रहा हूं, इसका मतलब ये कैपिटल के अलावा दे रहा हूं। जो भी डिविडेंड की पेमेंट होती है, या इसी तरह डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, ये या इसी तरह अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो जब हम लोन लेते हैं तो उसके अलावा जब इंटरेस्ट देते हैं तो वो ओवर एंड अबव है। यानी कि ये जो भी पेमेंट है, चाहे डिविडेंड की हो चाहे इंटरेस्ट की हो, ये जो पेमेंट हम दे रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं आया। आप समझने की कोशिश करें, आप इसको बेटर समझेंगे ऐसे। मान लेते हैं मैं किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेता हूं और 10% के हिसाब से लेता हूं। सपोज मैंने लोन लिया, तो बताओ क्या होगा बैलेंस शीट में? एक तो कैश आएगा 10 लाख रुपए का, और लोन का अमाउंट मैं लिखूंगा 10 लाख रुपए। नंबर 1। अब समझो, मान लेते हैं पहला साल खत्म हो गया और पहले साल में मैंने लोन 1 लाख रुपए चुकाए, तो मेरी एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझने की कोशिश करना है इसको। 1 लाख रुपए का मैंने लोन चुका दिया, करेक्ट। अभी मैंने 1 लाख का लोन चुकाया। मान लेते हैं ये लोन मुझे 10 किस्तों में चुकाना था, ये तो मैंने प्रिंसिपल की पेमेंट करी है। ये मेरे लिए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जब मैं लोन चुकाऊंगा तो 1 लाख मेरा कैश कम हो जाएगा और मेरी लायबिलिटी भी 1 लाख से कम होगी, तो ये कोई नुकसान नहीं है पेमेंट। लेकिन अब मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट भी 1 लाख का है। अब जब मैंने इंटरेस्ट पे करा तो आपने देखा आपका कैश कम हो गया, लेकिन ऑपोजिट साइड से तो कुछ कम नहीं हो रहा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी बात को? यानी कि जब सिर्फ कैश बाहर जाए और बदले में या कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे कुछ ना पड़े, कोई लायबिलिटी रिड्यूस ना हो, उसको हम खर्चे मानते हैं, उसको हम लॉसेस या खर्चे मानते हैं। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। यही वजह है कि इंटरेस्ट अकाउंट को, बिकॉज यहां आपकी कोई लायबिलिटी कम नहीं हुई, जब आपने इंटरेस्ट पे करा, कैश तो कम हो गया, लेकिन आपकी कोई लायबिलिटी पे नहीं हुई या आपकी कोई लायबिलिटी खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह खर्चा इंटरेस्ट नुकसान है या खर्चा है, इसलिए आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर डेबिट भी करते हैं। ये नुकसान है, इसीलिए आप इंटरेस्ट की पेमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी करते हैं। इसी तरह से अगर मैं कभी डिविडेंड की पेमेंट करूं, तो अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए। मैंने जब कहा कि मैंने शेयर कैपिटल से पैसा लिया, तो 1 लाख कैश आया और मैंने यहां शेयर कैपिटल लिखी। अगर मान लो मैं शेयर होल्डर का पैसा लौटाता हूं, मान लेते हैं मैंने 10,000 रुपए शेयर होल्डर्स के लौटाए, तो क्या होगा? कैश भी कम होगा, शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, ये कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको डिविडेंड दूंगा, तो क्या होगा? कैश ही कैश कम होगा और लायबिलिटी साइड से कुछ भी कम नहीं होगा। तो आपको समझना क्या है, पहले तो एक दो चीजें यहां पर बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जानी चाहिए। 1 मिनट पहले मैं यहां इसको मिटा लेता हूं, और तुम्हें समझाने के लिए ना मुझे बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, वो क्या बताना चाहता हूं? पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, जब कोई कंपनी पे करती है, पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड जब हम पे करेंगे, अगर मैं पे करता हूं, सपोज जैसे कि इस केस में एरियर्स ऑफ डिविडेंड 2,10,000 का है, तो आपको एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में क्या पता होना चाहिए? कि अगर इसकी पेमेंट होगी, तो मैंने अभी अभी कहा और लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करी, अगर हम इसको पे करेंगे, इफ पेड, चाहे किसी भी फॉर्म में पे करें, कैश में पे करें या इक्विटी शेयर्स में पे करें, तो हमारे कुछ रिसोर्सेज या एसेट्स कम होंगे, नंबर 1। तो इसीलिए एक तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको पे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर मैंने कैश में पे करा है, या मैंने इक्विटी शेयर करे हैं तो टू इक्विटी शेयर,
किसी भी रूप में डिविडेंड पे करा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पे करेंगे तो मैंने अभी अभी आपको लॉजिक दिया जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो हमारी लायबिलिटी साइड से कोई चीज घट नहीं रही है। घट रही है क्या? नहीं घट रही है। तो यही वजह है कि ये पेमेंट आपकी लॉस मानी जाती है और इसको फिर आपको रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, आपको ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। यानी कि एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का वो हिस्सा जो आप पे कर रहे हैं तो उसकी तो एंट्री होगी, लेकिन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का वो हिस्सा जो कैंसल हो रहा है, जो कैंसल हो रहा है, अब उसी पॉइंट को मैं जो वेव हो रहा है या जो कैंसल हो रहा है या जो हम पे नहीं कर रहे हैं, जो वेव हो रहा है या जो कैंसल हो रहा है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कहें कि भाई हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, जैसे कि उसी लॉजिकल रीजनिंग में अगर सपोज बैंक जिसको कि मैंने इंटरेस्ट पे करना था, मैंने बैंक को इंटरेस्ट 10 लाख के लोन पे 1 लाख का पे करना था फर्स्ट ईयर के एंड में। सपोज फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मैं इंटरेस्ट पे करता तो मेरी एंट्री होती इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 1 लाख इंटरेस्ट का अमाउंट में पे करता, और मैंने बताया ये नुकसान भी है तो मैं रिकंस्ट्रक्शन या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखता। करेक्ट, ये दो एंट्री मुझे करनी पड़ती। लेकिन अगर बैंक ये कहता कि भाई हमें इस साल का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए अगर नहीं चाहिए तो क्या होता? बताओ, आपकी कोई एंट्री होती या नहीं होती? अब मुझे ये बताओ, अगर बैंक कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो आपकी एंट्री होती इंटरेस्ट टू बैंक 0-0, यानी कि आपकी कोई भी एंट्री नहीं होती। आप इस बात को आप मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं, ये आपको कोई गेन नहीं ला रहा। आप ये मत सोचना कि ये गेन है। क्यों गेन नहीं है? क्योंकि जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ आया नहीं था। अगर बैंक ये कह दे कि भाई 10 लाख का लोन है, 10 लाख के लोन में से 3 लाख आपको पे करने की जरूरत नहीं है, यह आपको फायदा है। यह कैसे फायदा है? क्योंकि आपकी लायबिलिटी 10 लाख की थी, वो घट गई 7 लाख की, क्योंकि आपकी ने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में 10 लाख लिखा हुआ है। तो अगर कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो कम होती है तो वो गेन है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है। आपने कभी देखा है बैलेंस शीट में? नहीं देखा ना। तो यही वजह है कि अगर डिविडेंड, इंटरेस्ट तो खैर कभी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन डिविडेंड कई बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कि ठीक है आप छोड़ दो। तो अगर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कभी छोड़ दिए जाएं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये लॉजिक अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रूल बहुत अच्छी तरह आज आपके समझ में आना चाहिए, यानी कि एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का वो हिस्सा जो तुम्हें पे करना पड़ेगा उसकी तो एंट्री होगी, और उसकी दो एंट्री होंगी, जैसा कि मैंने कहा, एक तो पे करने की और उसके अलावा उसको राइट ऑफ करने की। लेकिन जो हिस्सा कैंसिल हो गया है या छोड़ दिया गया है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है। ये छोड़ने से हमारी बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई हिस्सा वो छोड़ देते हैं तो ना तो मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ना मेरे एसेट कम हो रहे हैं, या उससे हमें कोई भी इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ रहा, इसलिए कोई नफा नुकसान इसमें नहीं होता है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसे कि इस पॉइंट को मैं क्यों लेकर के आया, इस क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट नंबर 2 में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कहा कि हम डिविडेंड कैंसिल कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, सारा डिविडेंड उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब मेरी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जैसे कि बैलेंस शीट में आप देख रहे हो 12,000 शेयर्स हैं, तो अब मैं पॉइंट नंबर 2 की एंट्री में अब कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 2 में मेरी जो एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी परसेंट दी हुई है? 7% दी हुई है। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले तो आप लिखेंगे। आपके 12,000 शेयर हैं, आप 12,000 शेयर भी लिखेंगे। एक शेयर 50 रुपए का है, 50 रुपए भी लिखेंगे। तो 6 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा भाई डिविडेंड तो हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन हमारी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले में ना आप हमें क्या दे दो? उन्होंने कहा कि आप हमें जो है एक तो 5% न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितनी दी जाएगी? देखो यहां पर हमारे 12,000 शेयर हैं। हर एक शेयर होल्डर ने कहा, हर एक शेयर होल्डर जो 50 रुपए वाला है, यानी कि हर एक शेयर होल्डर ने लिखा भी हुआ है कि फॉर
एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर, यानी कि प्रत्येक शेयर होल्डर ने कहा कि आप हमें 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दो इंटू 4, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं प्रत्येक शेयर होल्डर को 4 शेयर दिए जा रहे हैं, लेकिन अब नया प्रेफरेंस शेयर जो है वो ₹10 के हिसाब से दिया जा रहा है, तो ₹10 मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा। इसका मतलब 4,80,000 जो है ये पेमेंट मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने यह भी कहा कि एक तो आप हमें 5% प्रेफरेंस शेयर दो एंड और उन्होंने कहा प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर भी दो। तो इनको हम कुछ इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं। अब कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं? जो 12,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, हर एक ने कहा एक तो आप हमें 4 प्रेफरेंस शेयर दे दो और हमें 6 इक्विटी शेयर दे दो, और एक इक्विटी शेयर जो है वो ₹2.5 का है। तो इसलिए इनको जो पेमेंट करी जाएगी 1,80,000 की करी जाएगी, यानी कि 1,80,000 के इक्विटी शेयर भी इनको दिए गए। अब ये पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म हो गई, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी 480 की है। तो अब यहां पर आपने एक चीज नोट करा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम तो 6 लाख था, लेकिन हम पेमेंट कितनी दे रहे हैं उनको? 4,80,000 प्लस 180, यानी कि 6,60,000 के पेमेंट दे रहे हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी का कॉर्पोरेशन हासिल करने के लिए उल्टा हमें लॉस हो जाए, तो अब की बार ये जो लॉस हो गया ये आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 60,000, ये 60,000 का आपको नुकसान हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में आपको नुकसान हो गया। पॉइंट नंबर 2। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है? वो कहता है लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 1,50,000। मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया। टोटल 5,73,000 का लोन अमाउंट था, उसमें से अब ये एंट्री नंबर 3 मैंने करी। एंट्री नंबर 3, अब मुझे लेंडर नहीं लिखना है, मुझे लोन ही लिखना है, क्योंकि अकाउंट का नाम लोन है, तो मैं ब्रैकेट में लेंडर्स लिख देता हूं। तो 5,73,000 के जो लोन का अमाउंट है उसमें से 5,73,000 में से 1,50,000 के लेंडर्स ने क्या कहा? जैसे कि उस वक्त मैंने आपको बताया था, लेंडर्स ने कहा कि हम अपने लोन को जो है कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए आप हमें 12,000 प्रेफरेंस शेयर दे दो। तो 2, अब जो नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 5% है, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12,000 शेयर हम उनको दे रहे हैं और ₹10 का एक शेयर है, तो 1,20,000 की हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी और हमने उनको इक्विटी शेयर्स भी दिए। इक्विटी शेयर कितने दिए? वो भी 12,000 दिए। मेरे ख्याल से 12,000 ही दिए। कितने दिए? 12,000 इक्विटी शेयर दिए और एक इक्विटी शेयर ₹2.5 का है। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 30,000 हो गया। यहां कोई नफा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोन अमाउंट 1,50,000 से कम जरूर हो गया और हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 1,20,000 से बढ़ गई और इक्विटी शेयर कैपिटल ₹30,000 से बढ़ गई। करेक्ट? उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में उसने कहा द डायरेक्टर्स ने कहा कि हम 40,000 शेयर और खरीद लेंगे। इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000 शेयर सब्सक्राइब बाय डायरेक्टर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 40,000 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख रुपीस से ये एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री की वजह से एक तो कैश आपका बढ़ गया और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस आपका बढ़ गया। अब उसने कहा कि जो इक्विटी शेयर आपने इश्यू करी थी, याद रखो आपने पहली एंट्री में भी इक्विटी शेयर इश्यू करी थी, जब मैंने आपको बताया था ये वो एंट्री है। यहां पर भी आपने इक्विटी शेयर इश्यू करी थी, तो 1,12,500 आपको ये मिले, 1 लाख ये मिले। अब वो कहता है जितना भी कैश रिसीव हो गया उस कैश से आप क्या करो? कहता है उससे 2 लाख रुपए का लोन पे कर दो। तो लोन अकाउंट 2 लाख रुपए का हम पे कर देंगे। लोन अकाउंट डेबिट, तो लोन अकाउंट जो था वो और कम हो जाएगा 2 लाख से। ये पेमेंट हमने लोन की कर दी टू बैंक अकाउंट, डेट इज इक्वल टू 2 लाख। तो लोन भी हमने 2 लाख रुपए का जो है पे कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? लोन अकाउंट पे करने के बाद अब वो क्या कहता है
अब उसके बाद उसने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कैंसिल हो गई है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसका अब आप यूज करो अपने इन आइटम्स को राइट ऑफ करने में। अब आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है, पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपनी एंट्रीज पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री में 7,12,500 का क्रेडिट बैलेंस है रिकंस्ट्रक्शन में। सेकंड एंट्री में कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर हमने यहां पर एक एंट्री लिखी थी, इस एंट्री में भी कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन है लेकिन उसमें डेबिट बैलेंस है। तो 7,12,500 7,12,500 में से मुझे 60,000 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी बैलेंस 6,52,500 रुपए बच आ रहा है। अब उसके बाद इस एंट्री में कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। इसका मतलब मेरा जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में नेट बैलेंस है, नेट मैंने यहां वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि मैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कुछ पहले डेबिट हो चुका है, यानी कि मैं एग्जामिनर को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिकंस्ट्रक्शन इससे पहले कहीं ना कहीं डेबिट भी हुआ है। तो 6,52,500 जो अभी मैंने कंप्यूट करा था, ये नेट बैलेंस है। इस नेट बैलेंस में से आप राइट ऑफ करना शुरू करें। अब राइट ऑफ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कहां चली गई थी, अब ये फिर आगे पीछे करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो उसने कहा डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, हमने बैलेंस शीट में देखा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था, वो शीट ही मेरे पास नहीं है, एक हिस्सा शीट का है लेकिन पूरा हिस्सा नहीं है। लोन का जो बैलेंस था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 4,51 है। तो 4,51,000 एक तो मैं ये राइट ऑफ करूंगा। उसके अलावा उसने कहा कि मुझे राइट ऑफ करना है 35,000 वैल्यू ऑफ प्लांट से। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से 35,000 मुझे राइट ऑफ करना है, 35,000 मैं राइट ऑफ कर दूंगा। उसके अलावा उसने कहा कि जितना भी बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस का यूज होगा ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ करने में, यानी कि अब की बार हम ट्रेडमार्क्स और गुडविल पूरा राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की डायरेक्शन है, वो कह रहा है जितना भी बैलेंस बचेगा केवल उतना ही अमाउंट आप इसमें राइट ऑफ करेंगे। तो 6,52,500 में से मैं माइनस कर दूं 4,51,000, माइनस कर दूं 35,000, तो 1,66,500 का जो बैलेंस बच रहा है इतना ही हम अमाउंट राइट ऑफ करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आ गया कैसे करना है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। अब मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। फर्स्ट एंट्री के मुताबिक 50 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए पर आ गई और ये हमारा गेन हुआ। दूसरी एंट्री मैंने कहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रत्येक शेयर होल्डर ने, हर एक शेयर होल्डर ने 3 शेयर खरीदे 2.5 रुपए वाले। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में मैंने बताया जो हमारी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उन्होंने कहा कि हमें एक तो आप 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो, 4,80,000। 12,000 हमारे शेयर होल्डर हैं, हर एक ने कहा कि हमें 4 शेयर दे दो और 10 रुपए वाले दे दो 480, और हमने उनको इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी। 12,000 शेयर हैं, हर एक को हमने 6 इक्विटी शेयर दिए 2.5 के हिसाब से 1,80,000। तो इसमें इंपॉर्टेंटली रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट बैलेंस आ गया। उसके बाद लोन जो लेंडर्स थे उनमें से कुछ ने कहा, 1,50,000 के लेंडर्स ने कहा कि भाई हमारा लोन जो है कन्वर्ट कर दो शेयर कैपिटल में और उसके लिए आप हमें कुछ प्रेफरेंस शेयर दे दो, कुछ इक्विटी शेयर दे दो। क्वेश्चन में था कि हमने उनको 5% प्रेफरेंस शेयर दिए, 12,000 शेयर इंटू 10 के हिसाब से 1,20,000 और 12,000 इक्विटी शेयर दिए 2.5 रुपए के हिसाब से। ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। और फिर उसके बाद 40,000 शेयर कंपनी ने डायरेक्टर्स के द्वारा सब्सक्राइब करवाए, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो लेंडर्स थे 2 लाख के, उनको हमने पे कर दिया जो भी हमारे पास कैश मिला। और फाइनली मैंने ये एंट्री लिखी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो नेट बैलेंस है उसमें से मैंने P&L राइट ऑफ करा, प्लांट को राइट ऑफ करा और ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ करा। इस क्वेश्चन में जनरलाइज करने के लिए कहा गया था तो हमने जनरल एंट्रीज तक करा। वैसे ही मैं पूछना चाहता हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे बताओ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है, मैं से इतना ही पूछना चाहता हूं, तो आप कैसे बताओगे? मान लो चलो मैं आपसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले बैलेंस पूछूं, कितना बैलेंस शीट में है, आप दिखाओगे मुझे। तो उसके लिए आपने जो एंट्रीज लिखी हैं
पहले तो अपनी एंट्री को चेक करोगे। पहली एंट्री में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, दूसरी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। जो 6 लाख की कैपिटल थी वो तो पूरी डेबिट हो गई, कैंसिल हो गई। अब मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक तो 4,80,000 की ये है, जो मैंने 4,80,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां लिखी है। इस वक्त प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ये बैलेंस है, लेकिन मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और भी इश्यू करी है, हमने लेंडर्स को भी दी ना, तो 1,20,000 से और क्रेडिट हो रही है। इस तरह आप सारी एंट्री को चेक करोगे तो वैसे और कहीं हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं करी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो बैलेंस आ जाएगा 480 प्लस 120 6 लाख का बैलेंस आएगा। अगर मैं बैलेंस शीट बनाता, न्यू बैलेंस शीट बनाता, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इत्तेफाकन इतना ही बैलेंस आएगा, लेकिन वो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में आएगा। करेक्ट। अब हम देखें जरा इक्विटी शेयर कैपिटल में, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में 7.5 की थी, वो डेबिट हो गई, तो ये तो खत्म हो गई। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है इस वक्त 37,500 का बैलेंस है, सिर्फ इतने की इक्विटी शेयर कैपिटल है अभी। फिर हमने और इक्विटी शेयर इश्यू करी 1,12,500 की, यानी कि अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो 37,500 और प्लस 1,12,500, तो अभी तक जो आ रहा है 1,50,000 हो गया टोटल। अब मैंने और चेक करा कि मैंने इक्विटी शेयर इशू करी है, राइट। 1,80,000 की और इक्विटी शेयर इशू करी है, तो 1,80,000 मैंने और ऐड कर दिया। अभी इस वक्त जो टोटल आ रहा है 3,30,000। क्या उसके बाद मैंने और इक्विटी शेयर इशू करी है? मैंने करी है। 1 लाख शेयर और इशू करे तो मैं 1 लाख और ऐड कर दूंगा, 4,30,000 आ गया। क्या और इक्विटी शेयर इशू करी है? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अब जो बैलेंस आएगा वो 4,30,000 का बैलेंस आएगा। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। करेक्ट। कैसे कंप्यूट करना है। उसके अलावा अब मैं आपसे पूछता कि बताओ जरा लोन का अमाउंट कितना लिखेंगे, तो 5,73,000 का आपका लोन था। उस लोन में से आपने 1,50,000 का लोन तो पहले डेबिट हो गया, और 2 लाख रुपए का लोन आपने पे कर दिया, तो जो बच गया 2,23,000 ये अब बैलेंस शीट में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं है, तो न्यू बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल 2,07,000 के ही आ जाएंगे। अदर लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, वो 35,000 की ही आ जाएगी। अब रही बात बिल्डिंग्स की। क्या बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज था? नहीं था, तो 4 लाख पर बिल्डिंग न्यू बैलेंस शीट में आएगी। प्लांट एंड मशीनरी 2,68,000 में से 35,000 आपने राइट ऑफ कर दिया, जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब 3,18,000 का ट्रेडमार्क्स और गुडविल है, लेकिन तुमने जो राइट ऑफ करा है 1,66,500 करा है, तो जो बच जाएगा इतना अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, तो इन्वेंट्री 4 लाख पर ही आएगी। ट्रेड रिसेबल में कोई चेंज नहीं है, 3,28,000 पर ही आएंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राइट ऑफ हो गया, वो नहीं आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब तुम्हारा कैश का बैलेंस भी आएगा। सर कैश का बैलेंस कैसे आएगा? भाई आपने पहली एंट्री में जब लिखा कैश बैंक, तो 1,12,500 रुपए आपके पास ये आए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो यहां ये आए ना आपके पास 1,12,500। उसके बाद आपने देखो एंट्री में कहीं बैंक आ रहा है, एक बार और बैंक आ रहा है, तो 1 लाख रुपए और आपके पास आ गए, तो 1 लाख रुपए का कैश आपके पास और आ जाएगा। कितना आ गया? 2,12,500 टोटल कैश हो गया, और उसमें से तुमने 2 लाख रुपए जो है लोन पे कर दिए। तो इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट में कैश बैंक का बैलेंस जो आएगा वो इतना आएगा, 12,500 ये भी आएगा। तो ये आपकी बैलेंस शीट इस तरीके से आप फिर बना सकते हो। अगर पूछी जाती, नहीं पूछी गई है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर पूछी जाती तो फिर मैं इस तरीके से बैलेंस शीट बनाता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गया? तो 2.1 को हमने करा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने देखा। और 2.1 को करने के बाद अब जरा आते हैं 2.2 की तरफ। 2.2 में क्या कहते हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा टाइम लिमिट को भी देख रहा हूं कि टाइम लिमिट हमें इजाजत दे रहा है, दे तो रहा है। तो ऐसा करते हैं, अभी जरा 5 मिनट्स का रेस्ट ले लेते हैं। मैं थोड़ा टाइम लिमिट भी इंक्रीज कर देता हूं ताकि मैं और क्वेश्चन इसी सेशन में करा सकूं। ठीक है, 5 मिनट्स का रेस्ट भी ले लेता हूं मैं। 5 मिनट्स के बाद इसको रिकमेंस करूंगा।
So welcome back, and sorry for a bit of delay. So now in this particular session, just let me adjust the mouse. 2.2, yes, this was the question which we were about to begin. तो 2.2 से start करते हुए 2.2 कहता है balance sheet of Messrs. ICE Limited as on 31st/3/2023 is given to you. बड़ा ठंडा ठंडा सा क्वेश्चन है. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपीस के शेयर कैपिटल है. 4,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से 4 लाख के, और बिना कहे राइट ऑफ करने वाला आइटम प्रॉफिट और लॉस है. फिर आपके पास इस क्वेश्चन में जैसा कि आपने देखा डिवेंचर्स हैं 4 लाख के, डायरेक्टर्स का लोन है, ट्रेड पेबल्स है, एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी. आगे उसने कहा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स, ये कुछ आइटम्स आपको गिवन है. नीचे कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विद द कंसेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर. अब पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो 80 रुपए के कर दिए गए और इक्विटी शेयर जो है वो 2 रुपए का कर दिया गया. करेक्ट. इसकी एंट्री करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वैसे तो अभी मैं सॉल्व करूंगा ही. अब उसने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पिछले 3 साल से एरियर्स में है. अब वो कहता है 2/3 जितने भी डिविडेंड एरियर्स में से उसमें से 2/3 तो हमने जो है छोड़ दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, अभी मैंने बताया था. लेकिन जो बैलेंस 1/3 है वो हमने इक्विटी शेयर दिए, उसको पे करा, यानी कि जो हिस्सा हमने पे करा उसकी एंट्री होंगी और उसकी 2 एंट्री होंगी जैसा कि मैंने अभी बताया था. फिर कहता है डिवेंचर होल्डर ने कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली जिसकी की बुक वैल्यू 3 लाख की थी, तो अब की बार सिंपल एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3 लाख, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन करा था उसने कहा था कि 2 लाख की प्रॉपर्टी 2.5 लाख में ली थी. अब की बार ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने कहा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3 लाख की हमने ली. 3 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो बुक वैल्यू है, उसको हमने बुक वैल्यू पर ही डिवेंचर होल्डर को दिया, लेकिन पार्ट पेमेंट में दिया. और बैलेंस डिवेंचर जो है वो लायबिलिटी के रूप में कंपनी में रहेंगे, वो तो वैसे भी रहते. अब उसने कहा एरियर्स और डिवेंचर इंटरेस्ट हमने पे कर दिए. रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो बच गई है वो 4 लाख पर एस्टिमेट हुई. अगर एप्रिसिएशन हुआ होगा तो हम उसकी एंट्री कर देंगे. इन्वेस्टमेंट हमने 2.5 लाख की बेच दी. कहता है डायरेक्टर का जो लोन है 75% तो वेव हो गया, तो 75% तो गेन हो गया, और जो बैलेंस है वो हमने पे तो करा, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पे करा है. अब उसने बताया कि 40% ऑफ ट्रेड रिसेबल का 40%, स्टॉक का 80% और 100% डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है. अच्छी बात है. अब इसमें एक नई लाइन आ गई, कैपिटल कमिटमेंट, कंपनीज कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स अमाउंटिंग टू 6 lakhs have been settled by paying a penalty contract of contract value. हमारी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का था. आपको तो अच्छी तो मालूम है कि अगर 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कोई पार्टी अगर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाती है तो उसको पेनल्टी चार्ज लग सकते हैं. तो कुछ ऐसा हमारी कंपनी के साथ हुआ होगा. हमारी कंपनी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाई होगी तो हमें पेनल्टी चार्जेस देने पड़ गए. अब जब मैंने पेनल्टी चार्जेस पे करे तो पहले तो मेरी एंट्री होगी पेनल्टी चार्जेस टू बैंक अकाउंट. अब जब मैंने यहाँ कैश पे करा तो क्या मेरी कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं हुई. तो इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ इसमें भी 2 एंट्री होंगी. पहले मैं पेनल्टी चार्जेस पे करूंगा और फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट करूंगा. तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं फटाफट आपके सामने करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये लीजिए जी. अब इस क्वेश्चन को हमने करना शुरू करा. तो क्वेश्चन को करने के लिए अब की बार इस क्वेश्चन की शीट मेरे पास है 2.2. तो 2.2 से हमने स्टार्ट करना शुरू करा. इज इट क्लियर टू यू? लीजिए जी. अब 2.2 में वो क्या कहता है, सबसे पहले तो नीचे उसने कहा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हमने केवल 80 रुपए का कर दिया, रिटर्न डाउन टू. तो जो मेरी एंट्री नंबर 1 होगी, और एंट्री नंबर 1 में ही मैंने पहले एंट्री नंबर ए लिखा और मैंने लिखा रिडक्शन इन इक्विटी शेयर रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बैलेंस शीट में आप देखें कि 4000 शेयर्स हैं, एक शेयर आपका 100 रुपए का है और टोटल 4 लाख रुपए की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, तुमने उसको राइट डाउन कर दिया 80 रुपए तक। रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो 8% ही हम लिखेंगे न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 इंटू 80। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतने की बच गई, तो 3,20,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अब मैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाऊंगा 4000 इंटू 20 में लिखूंगा और 80,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद इसी पॉइंट के अंदर एंट्री नंबर बी रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल की होगी। रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है हमने 2 रुपए की कर दी। इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में आप देखें कि 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। टोटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, करेक्ट। अब 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए से घटा करके आपने 2 की कर दी, तो 1 लाख इंटू 2 यानी कि 2 लाख रुपए अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस है। अब वो कहते हैं इक्विटी शेयर 2 तक कर दिया, तो इसका मतलब 8 रुपए से हमने कम कर दिया। 8 रुपए से हमने कम कर दिया, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सॉरी आगे मैं क्या लिखूंगा, 1 लाख इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8 लाख, करेक्ट। ये तो था पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 के बारे में वो क्या कहता है, एंट्री नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एरियर्स में है, पहले तो 3 साल का। टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड जो एरियर में है, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर पहले तो कितना है ये देखो। टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले देखना पड़ेगा। तुम्हारी पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% है और 4 लाख की है, तो 32,000 तो 1 साल का डिविडेंड हो गया, और इनटू वो कहता है कि डिविडेंड जो है 3 साल से एरियर में है। तो 3 साल का डिविडेंड एरियर में है, तो मैं अगर देखूं 4 लाख इंटू 8%, एक सेकेंड, डिवाइड बाय 100 इंटू 3, तो 96,000 का डिविडेंड टोटल एरियर्स में है। अब इस 96,000 में से जो वेव हो गया, 96,000 का जो डिविडेंड है उसमें से उसने कहा कि 2/3 तो वेव हो गया है, तो 2/3 की तो कोई एंट्री नहीं होगी। 2/3 वेव्ड और उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो डिविडेंड छोड़ दिया गया है, मैंने कहा उसकी कोई एंट्री नहीं करी जाती है, क्योंकि उससे आपकी बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई लायबिलिटी कम होती है, ना आपका कोई एसेट बढ़ता है, तो कोई गेन नहीं है। लेकिन 1/3 मुझे जो पे करना पड़ गया, 1/3 यानी कि 32,000 मुझे पे करना पड़ेगा। अब मैं जब पे करूंगा 1/3, तो मैंने अभी आपको बताया था उसकी क्या एंट्री होगी। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में पहले तो मैं लिखूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट, 1/3 मुझे पे करना पड़ गया, तो 32,000 मैं पे करूंगा। अगर मैंने कैश में पे करा होता तो मैं टू बैंक लिखता, लेकिन वो कहता है कि हमने जो पेमेंट करी है इक्विटी शेयर्स में करी है, तो 32,000 वर्थ रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल में इश्यू करूंगा। वैसे मैं कितने इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक इक्विटी शेयर 2 रुपए का हो गया है। 32,000 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको पता लग सकते हैं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड, मैंने कहा जब डिविडेंड हम पे करते हैं तो हमारा कैश तो या हमारे रिसोर्सेज तो कम हो गए, लेकिन मेरी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है। तो लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो इस तरह की पेमेंट को हम लॉस मानते हैं और इसीलिए इसको रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट कर दिया जाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। अब अगर आपको एंट्री का लॉजिक समझ आ गया तो आप 2 की बजाय 1 एंट्री भी कर सकते हो। अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हो
तो सिंगल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड यहां क्रेडिट हो रहा है, यहां डेबिट हो रहा है, तो कैंसिल हो गया, तो नेट एंट्री आपकी बच जाएगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको इसी तरह से लिखा करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट था डिवेंचर्स के बारे में। बैलेंस शीट में डिवेंचर 4 लाख के हैं तो सही, लेकिन वो कहता है एंट्री नंबर 3। अब डिवेंचर जो बैलेंस शीट में 6% के हैं, लेकिन वो कहता है उन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली 3 लाख रुपए की, तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब 6% डिवेंचर जो 4 लाख के थे उसमें से 3 लाख के डिवेंचर कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको हमने ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख की थी उसको हमने 3 लाख पर उनको दे दिया, तो 3 लाख पर हमने उसको दे दिया, तो डिवेंचर अभी भी बैलेंस शीट में 1 लाख के आएंगे। उसके बाद फिर तुम्हें जो अगला पॉइंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये कि एरियर्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट हमने पे कर दिए। अब एरियर्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट पे करे तो उसकी एंट्री होगी एरियर्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब बैलेंस शीट के अंदर एरियर्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट 24,000 का था, तो 24,000 की तुम पेमेंट कर दोगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी लिखना है। अब ध्यान ये रखना, जब मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा तो यहां पेमेंट करी, लेकिन मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए ये कोई नुकसान नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि हमने रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब देखो बैलेंस शीट के अंदर आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,50,000 की है। 5,50,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से 3 लाख की प्रॉपर्टी तो आपने दे दी, तो आपके पास 1,50,000, आपके पास 2,50,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बची। अब 2,50,000 की जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बची उसको आपने 4 लाख पर एस्टिमेट करा, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिमेनिंग अकाउंट डेबिट, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बची हुई थी, और याद रखें कि बची हुई प्रॉपर्टी आपके पास कितनी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। 5,50,000 में से 3 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जा चुकी है, तो इसका मतलब 2.5 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके पास बची हुई थी। अब वो 2.5 लाख की प्रॉपर्टी 4 लाख पर आ गई, तो 1,50,000 का गेन हो गया, तो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये 1,50,000 कैसे आया, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,50,000 की थी, और 2,50,000 की प्रॉपर्टी अब 4 लाख पर आ गई, तो इसलिए 1.5 लाख का गेन हो गया। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट में कहता है, और ये हमारी एंट्री नंबर 6 भी है, इन्वेस्टमेंट हमने 2.5 लाख में बेच दी। आप बैलेंस शीट में देखेंगे इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है, तो आपको कुछ फायदा हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट को आपने 2.5 लाख में बेचा, 2.5 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दो लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई, तो आपको फायदा कितने का हो गया, वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। इस एंट्री के करने के इफेक्ट क्या पड़े, एक तो कैश बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, कैश बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, रिकंस्ट्रक्शन 50,000 से बढ़ गया। पॉइंट नंबर 7 में कहता है, और ये हमारी एंट्री नंबर 7 भी है, कहता है डायरेक्टर का जो लोन है। अब बैलेंस शीट में देखो जो डायरेक्टर का लोन है कितना, बैलेंस शीट में तुमने देखा डायरेक्टर का लोन 3 लाख रुपए का है। अब डायरेक्टर ने क्या कहा कि जो 3 लाख का लोन है उसका 75% तो हम छोड़ रहे हैं, वो तो गेन हो जाएगा, और जो बैलेंस है उसके लिए आप हमें इक्विटी शेयर्स दे दो। तो जो बैलेंस है टू इक्विटी शेयर, अब बैलेंस जो है वो 25% बचा, तो 25% अगर मैं इसका कंप्यूट करूंगा तो 75,000 बच गया। उसके लिए हम इक्विटी शेयर दे देंगे। कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं अगर ये जानना चाहते हो तो 75 को 2 से डिवाइड कर देना, और 75% उन्होंने छोड़ दिया, तो 3 लाख का 75% 2,25,000 हो जाएगा। ये रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, डायरेक्टर का लोन खत्म हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल को कम करना है, स्टॉक को कम करना है, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कम करना है। हम कम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैंने ये एंट्री भी कर दी। एंट्री नंबर हमारी 8 है, लेकिन इस एंट्री का ताल्लुक जो है पॉइंट नंबर 9 से है, करेक्ट।
वो कहते हैं कि कंपनी का कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट था 6 लाख का। देखो 6 लाख का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हमने कुछ गलती करी होंगी जिसके ऊपर हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई। तो इसके अंदर भी आपको 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। एक तो पेनल्टी चार्जेस अकाउंट डेबिट, पेनल्टी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, या सिंपली चार्जेस भी लिख सकते हो आप। पेनल्टी चार्जेस 5% ऑफ 6 लाख का कंप्यूट होगा। तो 6 लाख का 5% में कंप्यूट करूंगा तो वो 30,000 रुपये आ जाएगा। एक तो मैं ये पे करूंगा। अब तुमने ये देखा कि जब मैंने ये पे करा तो क्या मेरी कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नुकसान है। तो इसको जो है आप इंस्टेंटली इमीडिएटली राइट ऑफ कर दे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेनल्टी चार्जेस अकाउंट, टू पेनल्टी चार्जेस अकाउंट। तो इस तरीके से 30,000 रुपए से आपने इनको राइट ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। अब उसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 9 पर, और एंट्री नंबर 9 अब हमारी जो एंट्री है बेसिकली इसका ताल्लुक पॉइंट नंबर आप कह सकते हो कि 8 से ताल्लुक है। अब हमने राइट ऑफ का सिलसिला स्टार्ट करना है। राइट ऑफ का सिलसिला स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। मैं अब आपको कई बार बता चुका हूं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस देखने के लिए जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है एंट्रीज में, उसको पहले तो आप क्या करें, ऐड करते चले जाएं, और जहां जहां डेबिट हुआ है वो माइनस करते चले जाएं। 2 बार डेबिट हुआ है रिकंस्ट्रक्शन, इस पे ध्यान रखना। एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने डेबिट करा था और पेनल्टी चार्जेस डेबिट करा था। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जब आप नेट बैलेंस बाद में कंप्यूट करेंगे तो वो आना चाहिए 12,43,000 के, करेक्ट? 12,43,000 के करीब आना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्शन जो हमें दी है कि कहता है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100% हमने राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में आपने देखा कि 5,25,000 का है। उसके बाद जो नीचे हमें डायरेक्शन दी हुई थी पॉइंट नंबर 8 में, वो कहता है कि 40% ऑफ द ट्रेड रिसेबल हमें राइट ऑफ करने हैं। तो ट्रेड रिसेबल आप पहले तो देखो बैलेंस शीट में कितने हैं और उसका आप 40% कंप्यूट करो। ट्रेड रिसेबल यानी कि डेटर्स 4,50,000 के हैं, उसका 40% आपने पहले तो कंप्यूट करा, तो 40% आपका आ जाएगा 1,80,000, और 1,80,000 की फिगर आप लिख देंगे। उसके बाद उसने कहा स्टॉक का 80% आपने जो है राइट ऑफ करना है। बैलेंस शीट पे देखो स्टॉक या इन्वेंट्री 3 लाख है, 3 लाख का 80% 2,40,000 होता है। ये चीजें हमें राइट ऑफ करने के लिए कही गई थी। इनको राइट ऑफ करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो बैलेंस फिर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, जो कि 2,98,000 का आएगा। 2,98,000 का बैलेंस आएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूं किसी कारण से, बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर मुझे यह देखना है कि कितना बैलेंस है तो मैं कैसे देखूं? इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर मैं देखना चाहूं कि कितना बैलेंस है तो मैं कैसे देखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल में? देखो देखने का तरीका क्या है, पहले तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो। पुरानी बैलेंस शीट में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 10 लाख का था, ये तो बैलेंस शीट में दी हुई थी। अब आपने जहां जहां ये एंट्री करी है ना, पहली एंट्री में आपने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल, इनफैक्ट यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल आप देख रहे हो डेबिट हो रही है और फिर क्रेडिट हो रही है। तो जो डेबिट हो रही है वो माइनस कर दो, डेबिट का मतलब माइनस करना है, तो मैंने 10 लाख माइनस कर दिए, और क्रेडिट हो रही है 2 लाख से, तो 2 लाख मैंने क्रेडिट कर दी। अभी तक ये पोजीशन है। एक बार मैं आपको ये करके इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम ना, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। फिर तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000 की और इशू करी, तो आप 32,000 यहां पर ऐड करें, 32,000, करेक्ट? इसी तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000 की आपने इशू करी पॉइंट नंबर 2 में, फिर 3 में कोई नहीं है एंट्री, 4 में भी इक्विटी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, लेकिन 7 में डायरेक्टर का लोन जब आपने पे करा तो उनको 75,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल आपने और दी। तो इसका मतलब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में अब ये बैलेंस आ जाएगा।
10 लाख तो जीरो हो गया, बाकी इसको मैं टैली करूंगा तो ये 3,07,000 आ रहा है। तो न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 3,07,000 की आएगी। इसी तरीके से ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुरानी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख की थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी आपकी 4 लाख की थी, करेक्ट। अब जब आपने पहली एंट्री करी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, 4 लाख डेबिट करे आपने और क्रेडिट करे 3,20,000। तो पहले तो आप क्या करें, 4 लाख माइनस कर दें और क्रेडिट आपने करी 3,20,000 से, तो 3,20,000 क्रेडिट कर दें। इज इट क्लियर टू यू? अब उसके बाद आपको चेक करना है क्या आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करी। एंट्री नंबर 8 और 9th में कोई नहीं करी, 7th में भी कुछ नहीं करी, 6th में भी नहीं करी, 5th में भी नहीं करी, 4th में भी नहीं, 3rd एंट्री में भी नहीं करी और 2nd एंट्री में भी आपने नहीं करी है कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में यही बैलेंस आपका आ जाएगा 3,20,000। यानी कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,20,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी आ जाएगी। फिर पुरानी बैलेंस शीट को देखो, अगला आइटम रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लगता, करेक्ट। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व अब 2,98,000 न्यू बैलेंस शीट पे आ जाएगा। फिर 6% डिवेंचर 4 लाख के हैं, मैं आपको पुरानी बैलेंस शीट में भी दिखाता चलो। वैसे 6% डिवेंचर जो है वो 1 लाख के होंगे, डायरेक्टर का लोन खत्म ही हो गया है, ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं है, एरियर्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट आपने पे कर दिए। तो बैलेंस शीट में आपको यहां दिखा देता हूं, ये आप बैलेंस शीट देखें। मैं आपको बता ही चुका हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस 3,07,000 कैसे आया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 3,20,000 का कैसे आया। मैंने कहा पुरानी बैलेंस शीट में पीएनएल है, लेकिन पीएनएल नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। डिवेंचर जो थे 4 लाख के थे, अब वो 1 लाख के रह गए हैं क्योंकि 3 लाख की पेमेंट हो गई है। एरियर्स, उसके बाद एरियर्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं आएगा, डायरेक्टर का लोन खत्म हो गया है। ट्रेड पेएबल 1,01,000 के आएंगे। बाकी इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री अब जितने की बच गई है उतने की लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल जितने का बच गया है उतने का लिखेंगे। लेकिन कैश एट बैंक का आपको हमेशा ख्याल करना चाहिए। पहले तो ये देखो कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में कोई कैश एट बैंक गिवन नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट में कोई कैश एट बैंक गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हमने एंट्रीज में कहीं ना कहीं कैश की एंट्री करी होंगी, तभी हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं आपको बता दूं ये 24,000 और 32,000 के बारे में एक सेकंड के लिए, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस होगा ये समझने के लिए देखो यहां पर, एक तो आपने 30,000 रुपए की पेमेंट ये करी है, 30,000 रुपए की पेमेंट आपने ये, सॉरी, पेनल्टी चार्जेस, तो जो भी कैश आएगा उसमें से, सॉरी, 30,000 की पेमेंट आपने ये करी, ये नहीं करी है, इसको मैं हटा देता हूं। तो 30,000 रुपए से एक तो बैंक का बैलेंस ये कम हो जाएगा, करेक्ट। उसके अलावा बैंक आपके पास 2.5 लाख रुपए का आया क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा था। 2.5 लाख रुपए का कैश आया था, उसमें से 30,000 की तो पेमेंट ये हो जाएगी और 24,000 की पेमेंट आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की करी है, और कहीं आपने पेमेंट कैश में नहीं करी और ना आपके पास कैश आया। इसलिए कैश का बैलेंस हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि कैश की कभी भी एंट्री होंगी तो कैश अकाउंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही वजह है कि कैश एट बैंक में मैंने लिखा 2.5 लाख रुपए, उसमें से 24 एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट पे करा, 30,000 रुपए जो है हमने पेनल्टी चार्जेस पे करे, तो 1,96,000 का बैलेंस न्यू बैलेंस शीट पे लिखना भूलना नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? 2.3 जो क्वेश्चन है, 2.3, पहले मैं ये क्वेश्चन की शीट भी अपने सामने रख लूं ताकि बार बार फिर मुझे ना पलटना पड़े। 2.2 तो हमने कर लिया है, उन शीट्स को मैं किनारे कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बैलेंस शीट ऑफ आइस एंड क्यूब लिमिटेड। पिछला क्वेश्चन आइस था, अब आइस एंड क्यूब हो गया। देखो, जो ऑथराइज शेयर कैपिटल दी होती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड कितनी है, 50 लाख शेयर इश्यूड है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 500 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड है। इश्यूड का आपने ख्याल करना है। इसी तरह से
4 लाख शेयर हैं प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, लेकिन ये ऑथराइज्ड दिया हुआ है। हमें तो इश्यूड को देखना है। जो इश्यूड है वो 2 लाख शेयर है और 100 रुपए का एक शेयर है, टोटल 200 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 261 डेबिट बैलेंस है। फिर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिया हुआ है 6% डिवेंचर्स, और कहता है 6% डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दे करके रहती है। तो डिवेंचर होल्डर को हमने सिक्योरिटी दी है कि अगर आपका पैसा हम पे नहीं करेंगे तो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। डायरेक्टर का लोन इतना है, टोटल अमाउंट इतना। ट्रेड पेबल फॉर गुड्स 51 है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन 6% डिवेंचर जो है 12 के है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की डिटो कॉपी है, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। करेक्ट बस वे फिगर लैक्स में दिए हैं, इसमें मेरे कराने लायक नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो। बाकी तुम्हें जो करंट एसेट है उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं 100 लाख की, इन्वेंट्री 150 लाख की, ट्रेड रिसेबल 225 के, और कैश एट बैंक का बैलेंस 2 लाख का दिया हुआ है। अब तुम देख ही लो कि मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटन डाउन टू 80 एंड इक्विटी शेयर टू बी रिटन डाउन टू 2 रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहां मैंने बताया हुआ है। पहले आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, 2 लाख शेयर दिए हुए हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख नहीं 200 लाख, क्योंकि फिगर लैक्स में है। तो 2 लाख शेयर्स इंटू 100, तो 200 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब वो हमने 80 की कर दी, यानी कि 2 लाख इंटू 80, तो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 160 की रह गई, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 2 लाख इंटू 40 के हिसाब से 40 लाख रुपीस आ जाएगा। इसी तरह उसने कहा कि इक्विटी शेयर 2 रुपए की होगी। बैलेंस शीट पे 50 लाख शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, सॉरी 10 रुपए का एक शेयर है, तो 500 लाख रुपए की हमारी पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो हमने डेबिट कर दी। अब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए की रहेगी। 50 लाख शेयर इंटू 2 तो 100 लाख की रह गई, और 50 लाख इंटू 8 रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पिछले 3 साल से एरियर का है, 2/3 वेव कर दिया, 1/3 हमने पे कर दिया। तो पहला काम आपको कुछ नहीं करना होगा, पहले आप टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर कंप्यूट करेंगे। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड जब आप कंप्यूट करेंगे, देखो 200 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 8% इंटू 200 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। 200 इंटू 8% इंटू 3, तो 48 लाख रुपीस आ रहा है। 48 लाख रुपीस का डिविडेंड एरियर्स में। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम पे कितना कर रहे हो। पे कितना कर रहे हो, 1/3 कर रहे हो। 1/3 में कंप्यूट करूंगा तो वो 16 लाख आ जाएगा। अब 16 लाख की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और 16 लाख की पेमेंट करने के लिए आपने इक्विटी शेयर इश्यू करे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16 लाख, ये तो आपकी पहली एंट्री होगी। और फिर जो आपने डिविडेंड पे करा रिकंस्ट्रक्शन में, उसको आप डेबिट कर देंगे 16 लाख। ये 2 एंट्री पेमेंट के उससे करनी पड़ती। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है डिवेंचर होल्डर ने, फिर से आ गया ये चीज, डिवेंचर होल्डर ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 150 लाख में ले ली इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, और बैलेंस ऑफ द जो डिवेंचर्स है वो लायबिलिटी के रूप में रहेंगे। मैं ये ऑलरेडी तुम्हें करा चुका हूं। तो इसमें भी 6% डिवेंचर अकाउंट जितने भी है उसमें से 150 कम होंगे, क्योंकि तुमने उनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू 150 थी वो दे दी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही फिर पॉइंट नंबर 4 में कहता है एरियर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, इसकी एंट्री क्या होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 200 लाख पे वैल्यू करी गई। तो जितनी भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 275 की यहां पर दी हुई है, यानी कि रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है, 275 की प्रॉपर्टी में से 150 की प्रॉपर्टी तो आप दे चुके, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो बच गई वो 125 की बच गई। अब रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहता है कि 200 लाख पर वैल्यू करी गई, तो इसका मतलब 75 लाख से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को 125 में बेचा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने की दी हुई है, 100 लाख की दी है। अब इस इन्वेस्टमेंट को तुमने बेच दिया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कहता है 125 में बेचा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कितने की चली गई, 100 की। रिकंस्ट्रक्शन में कितना आएगा, 25। फिर
70% ऑफ डायरेक्टर्स लोन टू बी वेव्ड, 70% छोड़ दिया, एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर हमने इश्यू कर दी। तो इसी तरह तुम एंट्री कर सकते हो। जो डायरेक्टर का लोन है आपका 150 का है, तो 150 का 70% तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, और जो 30% है उसकी पेमेंट आप कर दोगे इक्विटी शेयर्स में। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू रिकंस्ट्रक्शन। करेक्ट, सिंपल। मैंने कहा पिछले क्वेश्चन की बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉपी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार आए हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह कहता है 40% ऑफ ट्रेड रिसेबल, 80% ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी रिटर्न ऑफ। अब तुम ये कर सकते हो। और पिछले क्वेश्चन की तरह कहता है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट थे, उसका 5% तुम पेनल्टी पे करोगे, यानी कि 5% ऑफ 300 यानी कि 15 की पेमेंट तुमने करनी है। तो ये तुम कर सकते हो। सब कुछ मैंने यहाँ बताया हुआ है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री हो गई। फिर रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 75 से बढ़ गई, मैंने बताया, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, हमें 125 लाख मिले, 100 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई, 25 का गेन हो गया। डायरेक्टर का जो लोन 150 था, 70% तो छोड़ दिया, 105 लाख, 30% के लिए हमने इक्विटी शेयर उनको इश्यू कर दी। करेक्ट। उसके अलावा अभी अभी पेनल्टी चार्जेस की बारी आई, तो पेनल्टी चार्जेस टू बैंक, और फिर पेनल्टी चार्जेस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट करना मत भूलना। आपका रिकंस्ट्रक्शन में नेट बैलेंस ये आना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप राइट ऑफ करेंगे। फिर 40% ट्रेड रिसेबल का इन्वेंट्री आप राइट ऑफ करेंगे, बैलेंस इसमें आ जाएगा। और ये बैलेंस शीट है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से करा जा सकता है, इसमें कोई किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 2.4 भी ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रॉकी लिमिटेड एज एट 31 ऑफ मार्च 2022। अब वो कहता है जो शेयर कैपिटल है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर है, 500 लाख दिए हुए। भाई फुल्ली पेड शेयर है, तो पहले तो बताओ कितने शेयर होंगे। 500 लाख दिए हुए, तो इसका मतलब 50 लाख शेयर होंगे ना। 50 लाख शेयर इंटू 10 करेंगे तो तभी तो 500 लाख आएगा। कैपिटल रिजर्व में कहता है कि आपके 6 लाख रुपए मौजूद हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 390 लाख रुपए मौजूद है। काफी हैवी अमाउंट है, लॉस है ये। और फिर 12% डिवेंचर से आपके 400 लाख के डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 48 लाख का है। और बहुत सारे आइटम है, कहता है ट्रेड पेबल है, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग है, अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और प्रोविजंस है। करेक्ट, ये 4 आइटम्स तुम्हें ये भी दिए हुए हैं। बाकी एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, अमाउंट थोड़े ज्यादा है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। गुडविल का अमाउंट 15 लाख है, जो कि हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसेबल है, और कैश एट बैंक है। ये आइटम्स तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2.4 में। 2.4 की शीट भी अपने पास निकाल लो। ठीक है, 2.4 ये मैंने शीट अपने सामने रख ली है, लेकिन लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, तो मुझे ना ये क्लास सडनली यहां पर स्टॉप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलता हूं कि अचानक अगर लाइट चली गई तो इस वक्त बैकअप इंटरनेट पे भी नहीं है। ठीक है, तो आई विल स्टॉप दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।